हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे रांची यूनिवर्सिटी या नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वहाँ सेमेस्टर 2 में इनकम टैक्स पढ़ना है मेजर पेपर में। और जो लोग बीबीएमक्यू धनबाद के स्टूडेंट हैं वहाँ सेमेस्टर 4 में मेजर पेपर में इनकम टैक्स पढ़ना है। तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का। आखिर इनकम टैक्स होता क्या है? सबसे पहले इनकम टैक्स पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों दिया जाता है, टैक्स देने का कारण क्या है, क्यों आखिर हमसे टैक्स वसूला गया, कब सबसे पहली बार टैक्स हमसे वसूला गया। तो पूरे टैक्स की दुनिया को हम लोग समझने जा रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट टैक्स, कंसेप्ट टाइप्स एंड। ये कैनन का एक थ्योरी दिया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैनन थ्योरी क्या था टैक्सेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि टैक्स आखिर होता क्या है और क्यों हमसे टैक्स वसूला जाता है, क्या कारण है कि हमसे टैक्स लिया जाता है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, और टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बता दूं कि जो बच्चे रांची यूनिवर्सिटी या नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, बीकॉम सेमेस्टर 2, और अगर बीबीएमक्यू धनबाद में सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और बीबीओ हजारीबाग में सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो सबके लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, बीबीएमक्यू धनबाद सेमेस्टर 4 और बीबीओ हजारीबाग सेमेस्टर 7, सबके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो और जहाँ भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो अगर बेहतरीन नहीं लग रहा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है, एप्लीकेशन पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप जाके वहाँ का आराम से कोर्स खरीद सकते हो। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप हमें हमारे नंबर पर, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर लिख भी देता हूँ, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे कोर्स खरीदेंगे इसके लिए हमने एक सिलेबस का वीडियो बनाया जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। तो जाके सिलेबस के वीडियो में आप अच्छे से देखिएगा तो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग नंबर दे देते हैं ताकि आप को किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले टैक्स के बारे में, टैक्स होता क्या है? तो याद रखिएगा, टैक्स का मतलब कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। टैक्स का मतलब क्या हुआ? कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान। टैक्स का मतलब होता है कर। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान। मतलब है कि इस देश में रहना है तो इस देश में टैक्स देना होगा, इस देश में रहना है तो इस देश में टैक्स देना होगा, क्योंकि टैक्स कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है, सरकार को करना ही पड़ेगा पेमेंट। अब सवाल है कि ये झंझट शुरू कब से हुआ? पहले तो टैक्स नहीं लगता था, पहले तो टैक्स लगता नहीं था, तो ये कब से शुरू हुआ टैक्स? तो याद रखिएगा, टैक्स का शुरुआत हुआ था, टैक्स का शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति, आप लोग जानते होंगे। 1857 की क्रांति में जब बहुत भयानक क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों को नुकसान हो गया, अंग्रेजों को हैवी नुकसान हुआ 1857 की क्रांति के बाद। तो अंग्रेजों ने 1857 में हुई क्रांति के कारण जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए पहली बार भारत में लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया। पहली बार किसकी भरपाई करने के लिए? 1857 के हुए लॉसेस को की भरपाई करने के लिए पहली बार भारत में इनकम के ऊपर, कि कमाओगे भैया, ज्यादा रुपया है तो तुम टैक्स देना होगा। तो पहली बार टैक्स लगाया गया था, किसके कारण लगाया गया था? 1857 की क्रांति में हुए लॉस को रिकवर करने के लिए पहली बार टैक्स लगाया गया था। कौन लगाया था? सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स विल्सन ने लगाया था, याद रखिएगा। पहली बार जेम्स विल्सन ने टैक्स लगाया था। किस लिए लगाया था? 1857 की क्रांति में हुए लॉस को भरपाई करने के लिए पहली बार टैक्स लगाया गया था। लेकिन ये टैक्स धीरे 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 सरकार का एक आमदनी का सोर्स बनता चला गया, और हर सरकार आती है टैक्स वसूल लेती है। अब टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है, देना ही पड़ेगा। टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। सरकार दो तरह का टैक्स वसूलती है, एक डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। दो तरह का टैक्स सरकार वसूलती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा टैक्स है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स है जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको ये भी बता दिए कि टैक्स क्या होता है। कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान होता है। टैक्स पहली बार क्यों लगाया गया था? तो लगाया गया था 1857 की क्रांति में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए। कौन था अंग्रेज जो लगा दिया था? तो नाम था जेम्स विल्सन ने पहली बार टैक्स दिया।
कि भैया टैक्स लगा दो इनकम के ऊपर, कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, भारत की जमीन पे हो, कमा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स व्यवस्था सरकार का एक आय का बढ़िया साधन बन गया। इसलिए कोई भी सरकार आती है टैक्स कम नहीं करती, क्योंकि वहीं से सरकार को आमदनी मिलता है और टैक्स हम लोगों से लिया जाता है, और उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट जो है वो सारे काम करती है। अब टैक्स कितने तरह का है, तो दो तरह का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में अंतर क्या है तो समझिएगा। डायरेक्ट टैक्स में मान लीजिए राम पैसा कमाया, राम को टैक्स देना है तो राम खुद जाके सरकार को दे देता है। जिस व्यक्ति को टैक्स देना है वो खुद जाके सरकार को पैसा दे दे तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जो कमाया, अब जैसे हम इनकम कमा रहे हैं, तो हम इनकम कमा रहे हैं तो मेरे इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट को हम खुद पे करेंगे। मेरे इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स बनेगा हम गवर्नमेंट को खुद पे करेंगे, खुद से पे कर देते, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि राम टीवी खरीदा, तो टीवी खरीदा तो टैक्स राम को देना था। टैक्स किसको देना था? राम को टैक्स देना था। लेकिन राम टैक्स ना देके ये अपना सप्लायर को टैक्स दे दिया, बोला हम जीएसटी वीएसटी नहीं सरकार को देंगे। ये अपना टैक्स का पैसा सप्लायर को दे दिया, इसका सप्लायर जाके सरकार को जमा किया, इसका सप्लायर जाके सरकार को जमा किया। बताइए यहाँ पे टैक्स डायरेक्ट सरकार को मिला राम से या इनडायरेक्ट मिला? तो यहाँ जो टैक्स मिला वो इनडायरेक्टली मिला ना। अगर राम डायरेक्ट जाके सरकार को जमा कर देता तो डायरेक्ट टैक्स हो जाता, लेकिन राम क्या किया, अपना टैक्स का पैसा सप्लायर को दिया और सप्लायर अपना टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को पे किया। तो यहाँ पे डायरेक्ट मोड नहीं है टैक्स का, यहाँ पे टैक्स का इनडायरेक्ट मोड है। कौन सा मोड है? इनडायरेक्ट मोड है टैक्स का, याद रखिएगा। यहाँ पे टैक्स का इनडायरेक्ट मोड है जहाँ पे राम अपना टैक्स डायरेक्टली सरकार को ना देके इनडायरेक्टली पे कर रहा है। और जीएसटी का कंसेप्ट यही है, जीएसटी का कंसेप्ट यही है, इनडायरेक्ट। और इनकम टैक्स का कंसेप्ट क्या है? इनकम इनकम टैक्स का कंसेप्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स। याद रहेगा। अब आज़ादी के बाद भारत में पहली बार, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ। इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ, कानून पास हुआ 1961 में, और आज भी यही इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है। आयकर अधिनियम पहली बार पास हुआ था 1961 में आज़ादी के बाद, और आज तक यही आयकर अधिनियम चल रहा है। आज तक हमारे यहाँ यही आयकर अधिनियम चल रहा है जो 1961 में पास हुआ था। याद रखिएगा 1961 में आयकर अधिनियम पास हुआ था, जो आज तक आयकर अधिनियम 1961 चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत है तो अभी जो हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे वो 1961 का पढ़ेंगे, 1961 का पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए सबसे पहले लिखा है टैक्स की परिभाषा क्या है, तो क्या लिखा है टैक्स में पढ़िए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बोलता है कर वह अनिवार्य धनराशि है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल। एक व्यक्ति देता है, किसको? सरकार को। एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, एक किसान, मतलब एक आदमी जो है वो सरकार को देता है। क्यों टैक्स देते हैं भाई? तो फिर से याद रखिएगा, टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट करना है। चाहे वो एक इंसान हो वो भी देगा, बिजनेसमैन है वो भी देगा, किसान है वो भी देगा, स्टूडेंट है वो भी देगा, हर आदमी देता है। अब देखिए ना, हर नागरिक, जो देश का नागरिक है, हर नागरिक को कंपलसरी पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को, और इसी को हम बोलते हैं टैक्स। हर नागरिक को कंपलसरी पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को, इसी को बोलते हैं टैक्स। सरकार क्या करती है इस टैक्स के पैसे से? इसी टैक्स के पैसे से सरकार पब्लिक वेलफेयर करती है, जन कल्याण का काम करती है। जैसे नेशनल हाईवे बनाती है, हॉस्पिटल का खर्चा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब बनवाती है सरकार, तो हम लोग से टैक्स मिलेगा तब ना। अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाएगी। तो फिर से ध्यान रखिएगा, टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है। हर देश के नागरिक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, हर व्यक्ति को देना है टैक्स। टैक्स का जो पैसा सरकार के पास आता है, सरकार इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, जन कल्याण के खर्च करती है। जैसे नेशनल हाईवे बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, ठीक है, लाइब्रेरी बनाती है, ये सारा चीज सरकार देती है सुविधा। और टैक्स की विशेषता, तो पहला टैक्स का विशेषता क्या है? अनिवार्य भुगतान है, कंपलसरी पेमेंट है, कर देना ही है, कानूनन आवश्यक है, आपको देना पड़ेगा। दूसरा, कानून द्वारा लगाया जाता है, बोलता है इम्पोज बाय लॉ, नहीं दीजिएगा तो सीधा उठा कर अंदर कर देगा। तीसरा, प्रत्यक्ष प्रतिकूल नहीं है, नो डायरेक्ट बेनिफिट। अब बताइए हमारा इनकम टैक्स कट गया 30,000, हमको क्या फायदा मिला?
अब बोलेगा सरकार की रोड बना दी तो रोड पर हम अकेले चल रहे हैं, सब ना चल रहा है जी। तो बोलता है टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो उसका डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, आपको अकेले उसका फायदा नहीं मिलेगा। आगे सार्वजनिक हित में उपयोग, इस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल सरकार क्या करती है, सार्वजनिक हित मतलब सभी लोगों के कल्याण के लिए करती है। आय का पुनर्वितरण, सरकार आपके हमारा जो टैक्स का पैसा कर सरकार के पास जाता है, जो सरकार का इनकम बनता है, सरकार उस इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी फिर से उस पैसे को लगा देती है, चाहे रोड बनाने में लगे, चाहे स्कूल बनाने में लगे, चाहे हॉस्पिटल बनाने में लगे, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी टैक्स का पैसा सरकार रखती नहीं है, फिर से हम ही लोग के बीच में खर्च कर देती है। यह है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टैक्स के पैसे का इस्तेमाल होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। अब बोला है कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो टैक्सेस दो तरह के होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस दो तरह के होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट अभी आपको बता चुके बहुत अच्छे तरीके से, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जहां इंसिडेंट और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर पड़ेगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और जहां इंसिडेंट और इम्पैक्ट अलग व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जहां जिसको चुकाना है वही व्यक्ति चुका रहा है, बोझ जिसके ऊपर पड़ रहा है वो खुद चुका रहा है तो डायरेक्ट टैक्स। यहाँ बोझ जिसके ऊपर पड़ रहा है वो नहीं चुका रहा है, वो कोई दूसरा चुका रहा है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखिएगा, जिसके ऊपर बोझ पड़ रहा है वही अगर चुका रहा है तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, और अगर बोझ जिसके ऊपर पड़ रहा है वो ना चुका के कोई और चुका रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखिएगा, तो टैक्सेस दो तरह का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और आपको बता चुके हैं दोनों टैक्सेस के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे अंतर है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, भार। बोलता है कि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में आप अपना बोझ किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आप ही को देना पड़ेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट कर सकते हैं, हम अपना टैक्स किसी और को दे दिए, वो जाके पेमेंट किया। टैक्स पेयर, बोलता है टैक्स पेयर हिमसेल्फ बियर द बर्डन, जो टैक्स पेयर है वो बर्डन खुद ले रहा है, जबकि इसमें नहीं है, टैक्स पेयर अपना बर्डन जो है किसी और को दे दे रहा है। एग्जाम्पल तो भैया इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है। बोलता है बेसिस किसके ऊपर लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, जब आप पैसा कमाएंगे तो टैक्स लगेगा, पैसा नहीं कमाएंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। या प्रॉफिट के ऊपर, जब प्रॉफिट कमाएंगे तो, प्रॉफिट मतलब इनकम है ना हुआ, जब आप इनकम कमाइएगा तो टैक्स लगेगा, नहीं कमाइएगा तो नहीं लगेगा। और यहाँ जो टैक्स लगता है वो ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है या कंजम्पशन के ऊपर लगता है, गुड्स और सर्विसेज का। बोलता है भुगतान कैसे करेंगे, तो यहाँ डायरेक्टली सरकार को भुगतान करते हैं और यहाँ सरकार को इनडायरेक्टली पेमेंट होता है, यानी हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन पैसा मेरा ही जा रहा है, इनडायरेक्ट मोड में सरकार के पास जा रहा है। तो ये दोनों टैक्सेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ में कोई दिक्कत है देख लीजिए, किसी तरह का परेशानी। चलिए अब ये पीडीएफ जो है हमारे वीडियो, जो हमारा एप्लीकेशन में वीडियो रहता है उसके बगल में ये पीडीएफ डाला हुआ रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। करारोपण के सिद्धांत में कैनन्स का टैक्सेशन है। कैनन्स का मतलब, कैनन एक बोलता है एडम स्मिथ ने कराधान के 4 प्रमुख सिद्धांत बताए थे। एडम स्मिथ कौन थे याद कीजिए, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने 4 कंसेप्ट बताया था टैक्सेशन के लिए, जो एक अच्छी कर व्यवस्था के लिए जरूरी है। इनका कहना है कि कोई भी एक अच्छा टैक्स सिस्टम है उसमें 4 व्यवस्था होनी चाहिए। पहला समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वालिटी, बोलता है कि कर व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के अनुसार होना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति जितना टैक्स दे सकता है उसके हिसाब से होना चाहिए। और देख लीजिए इनकम टैक्स, जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा दिया जा रहा है, जो कम कमाता है उससे कम पैसा लिया जा रहा है, जो नहीं कमाता उससे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है। तो टैक्स ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जहां पे देखिए ना, अधिक आय वाले व्यक्ति से अपेक्षाकृत अधिक टैक्स लिया जाए, कम कमाने वाले से कम लीजिए, तब ना जेन्युइन होगा। सबसे बराबर लीजिएगा तो फायदा क्या होगा। इसलिए ये पहला समानता का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे आप लीजिए टैक्स, लेकिन उसके इनकम के आधार पर, जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा लीजिए, जो कम कमाता है उससे कम लीजिए, कोई दिक्कत है। दूसरा अनिश्चितता, निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, बोलता है करदाता को भुगतान की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि कैसे हमको टैक्स का पेमेंट करना है, निश्चित करिए। अनिश्चित रहेगा बाद में बोले सर हमको नहीं मालूम था सर कैसे देना है, हम नहीं दे पाए, हमको मालूम रहता तो हम जरूर देते थे, नहीं, निश्चित करिए कि यही तरीका है पेमेंट करने का। अब आप उसके बावजूद आप नहीं दीजिएगा तब फंसिएगा। निश्चितता बहुत जरूरी है कि कैसे टैक्स आप दीजिएगा। तीसरा सिद्धांत होता है सुविधा का सिद्धांत, कन्वीनियंस, सुविधा दीजिए टैक्स पेमेंट। बोले कर इस प्रकार जो कर इस प्रकार वसूल किया जाना चाहिए कि करदाता को कोई दिक्कत ना हो, सुविधाजनक हो। देखिए ना, आज ऑनलाइन सिस्टम है, सरकार तुरंत टैक्स आपसे वसूल लेती है ऑनलाइन सिस्टम से। तो सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आपसे टैक्स वसूलने में सरकार देरी नहीं करती, यानी अच्छी व्यवस्था है वसूल करने की, ऐसे भी सरकार वसूलने में तेज रहता है। मितव्ययिता का सिद्धांत, कम खर्च,
ऐसा व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिए कि टैक्स वसूलने में या टैक्स देने वाले को बहुत कम खर्च हो टैक्स देने में, और सरकार को बहुत कम खर्च हो टैक्स वसूलने में। ऐसी व्यवस्था होनी थी। तो ये चारों चीज हमारे पास जबरदस्त होनी चाहिए। अब अभी यहाँ लिखा है कि आखिर डायरेक्ट टैक्स का जरूरत क्या है, नीड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्या जरूरत है डायरेक्ट टैक्स का, क्या हो रहा था इससे। तो डायरेक्ट टैक्स से ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कैसे? तो पहला, सरकार का आय बढ़ जाता है, सरकार का आय बढ़ जाता है, देखिए। दूसरा, असमानता कम हो जाती। असमानता मतलब किसी एक क्षेत्र में ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, दूसरे क्षेत्र में कम कमाने वाले लोग हैं। मान लेते हैं जैसे महाराष्ट्र में जो बहुत सब करोड़पति आदमी है और झारखंड में नहीं है, तो भाई अगर खाली महाराष्ट्र के लोगों का विकास होगा और झारखंड के लोगों का विकास नहीं होगा तो क्या सही होगा? तो सरकार क्या करती है, महाराष्ट्र में जो जितना अरबपति खरबपति उससे लेती है टैक्स, और ये टैक्स का पैसा झारखंड में दे देती है कि जाओ यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो सरकार क्या कर रही है कि समानता ला रही है, हर जगह पे सब एक जैसा होना चाहिए, समानता के व्यवहार कर रही है कि भाई कोई अलग अलग नहीं है। अगर कोई ही ज्यादा कमाने वाला है तो उसे टैक्स वसूलेंगे, जहां कम कमाने वाला है उसको सपोर्ट देंगे, जिसको बोलते हैं, झारखंड को क्या मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, सब्सिडी। सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है, यहाँ मिलेगा लगेगा टैक्स और उस टैक्स के पैसे से यहाँ सब्सिडी होगा। सार्वजनिक सेवाएं, सरकार की बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे सरकार पुलिस बैठा रखी है तो उसको भी तो सैलरी देना पड़ता है। सरकार थाना बना रखी है, डीसी ऑफिस है, उसके बाद हमारा ब्लॉक है, ये सारा सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसको पेमेंट देना पड़ता है, तो टैक्स से ही पेमेंट आएगा। इकोनॉमिक रेगुलेशन, देश की अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए भी सरकार को टैक्स चाहिए। और सरकार को वेलफेयर कल्याणकारी स्कीम, जैसे स्कॉलरशिप स्कीम है, बच्चियों के लिए जो है साइकिल की व्यवस्था है, मैया सम्मान योजना है, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए भी सरकार को पैसा चाहिए। और टैक्स सरकार नहीं लगाएगी तो पैसा कहाँ से लाएगी? टैक्स लगाना सरकार को जरूरी है, बिना टैक्स लगाए सरकार पैसा नहीं ला सकती। प्रत्यक्ष कर की विशेषता फिर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है डायरेक्टली बर्डन पड़ता है एक व्यक्ति पर। दूसरा, नॉन ट्रांसफरेबल है, बताइए हम इनकम कमाए तो मेरे टैक्स कोई और दे देगा? नहीं, हमको देना पड़ेगा। या तो इनकम टैक्स या तो इनकम पर लगता है या तो प्रॉफिट पर लगता है, दो ही बेस है। अगर हमको इनकम नहीं हुआ, 10 लाख लगाए थे, टीवी मंगाए थे 10 लाख का, और बेच के लाए 10 लाख, 10 लाख, रेट ऐसा बढ़ गया, चेंज हो गया ना कि हमको 10 लाख रुपया बचा बस। तो 10 लाख लगाए और 10 लाख बचा तो टैक्स थोड़ी लगेगा? इनकम कमाएंगे तब ना टैक्स लगेगा। तीसरा, टैक्स हम लोग भुगतान क्षमता के आधार पर होता है, जो ज्यादा कमाने वाला होता है उससे ज्यादा टैक्स लेते हैं, कम कमाने वाले से कम टैक्स लेते हैं। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव मतलब वही, जैसे देखिए अभी इनकम टैक्स लगता है 5%, 10%, 20%, इस तरह से, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ते जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इसको हम इंडिया में बोलते हैं सुपर रिच सुपर टैक्स, मतलब ज्यादा अमीर हो गए तो ज्यादा टैक्स लगेगा, सरकार आपसे ज्यादा टैक्स वसूलेगी। और डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम और टैक्स का, जितना इनकम कमाओगे भैया उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितना इनकम कमाओगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत है? और यहाँ एक और चीज है कि डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ लिखा है कि टैक्स जो एससीसी है, टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इनकम और टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, दो चीज का, इनकम और टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन, ज्यादा कमाए तो ज्यादा टैक्स, कम कमाए तो कम टैक्स। दूसरा, सरकार और टैक्स टैक्स पेयर जिसको एससीसी बोलते हैं, करदाता, उसके बीच में भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि टैक्स पेयर जो है, एससीसी जो है, करदाता जो है, वो अपना सारा टैक्स का पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करता है, इसलिए इसको बोला जा सकता है कि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टैक्स लगाने के लिए कितने तरह से, भाई इनकम कितने तरह का हो सकता है, हम लोग इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। और इनकम टैक्स किस पर लगता है बताइए? इनकम टैक्स लगता है किस पर? इनकम के ऊपर। अब सवाल है सर इनकम कितने तरह से आ सकता है? तो सर लाखों सोर्स है, लाखों स्रोत है। कोई ठेला चला के कमा रहा है, कोई सब्जी बेच के कमा रहा है, कोई दलाली करके कमा रहा है, कोई घूस से कमा रहा है सर, कोई चोरी करके कमा रहा है, कोई मर्डर करके कमा रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, हजारों तरीके हैं सर पैसा कमाने के। तो हजार तरीके हैं तो टैक्स कैसे लेगा? तो याद रखिएगा, भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेने के लिए जितने दुनिया में इनकम है उस इनकम को 5 कैटेगरी में बांटा है। इस दुनिया में जितने इनकम है उस सारे इनकम को 5 कैटेगरी में बांटा है टैक्स लगाने के लिए। पहला पहला लेवल यानी पहला कैटेगरी इनकम का, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला कैटेगरी कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये बेसिस ऑफ चार्ज बता रहा है, रुक जाइए, अगले स्टेप में हम बताएंगे 5 कौन कौन सा है। बेसिस ऑफ चार्ज मतलब किस आधार पर लीजिएगा टैक्स। तो अगर आप इनकम कमाएगा तो इनकम के आधार पर टैक्स आपसे लिया जाएगा, कोई प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट के आधार पर लेंगे, कोई कैपिटल गेन कमाया, कैपिटल गेन क्या होता है?
कैपिटल गेन होता है 10 लाख का जमीन खरीदे थे सर और 8 साल रखे और 25 लाख में बेच दिए। अब 15 लाख जो कमाए इसको क्या बोलेंगे बताइए? ये इनकम हो नहीं सकता, प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्योंकि हम इसके लिए कुछ नहीं किया, अपने आप बढ़ गया मेरा रेट। तो अपने आप अगर रेट बढ़ जाता है मार्केट में और उससे आप कमाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कुछ लोग, अब यहाँ देखना है स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का क्या स्थिति है? अब मान लीजिए कि हम इंडिया में थे 4 महीना, उसके बाद हम यहाँ से उठ के चले गए सऊदी अरबिया, फिर वहीं पे कमाए, अब हम टैक्स कहाँ देंगे? ये देखना होगा कहाँ पे कमाए, कहाँ टैक्स। अच्छा मान लीजिए यहाँ 4 महीना रहे, 8 महीना सऊदी अरब में रहे, वहीं पे रह के कमाए, फिर इंडिया आ गए, फरवरी में इंडिया आ गए और मार्च में टैक्स देना है, कहाँ दीजिएगा? तो ये सब समझाएंगे अभी। स्टेटस क्या है, कहाँ पे टैक्स देना होगा, एसईसी का स्टेटस क्या कहलाएगा, कहाँ पे इसका टैक्स पेमेंट करना होगा, और टैक्सेबल इनकम के बारे में कि कैसे निकालेंगे वह अमाउंट जिसके ऊपर एक व्यक्ति को टैक्स देना है, वह अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा ये सारे चीजों को जो हम लोग यहाँ देख रहे थे। महत्वपूर्ण में टैक्स क्या है बता दिए, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग ऑफ बर्डन नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। एडम स्मिथ का 4 सिद्धांत बता दिए और बेसिस ऑफ चार्ज भी बता दिए। अब अगले क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन सा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। एक व्यक्ति पैसा कहाँ से कमाता है? तो पैसा तो सर लाखों तरीके से कमाया जाता है, लेकिन उस सारे कमाई को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। कितने कैटेगरी में? 5। और वही 5 कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, वही 5 हमारा हेड ऑफ इनकम है, और उसी को हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि कौन कौन सा सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो अगले क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। अगर क्लास मजेदार लग रहा है तो सर यूट्यूब में अगर आप हैं तो कमेंट जबरदस्त कीजिए, बाकी एप्लीकेशन वाले बच्चे तो इंजॉय कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।